मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग द मैन हू नो इन्फिनिटी। इस कहानी की शुरुआत 20th सेंचुरी से होती है। ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है रामानुज की, और ये उस वक्त की कहानी है जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। रामानुज एक अनपढ़ व्यक्ति थे, पर वो फिर भी मैथमेटिक्स में बहुत रुचि रखते थे। वो मंदिर में जाकर मंदिर के फर्श पर मैथमेटिक्स के सम्स को सॉल्व किया करते थे। लेकिन उन्हें एक नौकरी की तलाश थी, क्योंकि वो शादीशुदा थे और उन्हें पैसे कमाने थे। और इसी सिलसिले में वो एक आदमी के पास जाते हैं और अपने मैथमेटिक्स के रिसर्च को उन्हें दिखाते हैं। वो कहता है कि हम तुम्हें इसका रिकमेंडेशन ज़रूर देंगे। रामानुज कहता है कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मेरे पास रिकमेंडेशन है, मुझे जॉब चाहिए। पर वो अंग्रेज उनकी इंसल्ट करके उसे वहाँ से निकाल देता है। रामानुज बहुत ही गरीब थे और उन्हें अपने घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, और पैसा कमाने के लिए उन्हें नौकरी की ज़रूरत थी। पर चूँकि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, इसलिए उन्हें कोई भी नौकरी नहीं देना चाहता था। रामानुज इतने गरीब थे कि उनके पास सोने के लिए जगह भी नहीं थी। वो अपने दोस्त के साथ सोते थे। अगले दिन रामानुज एक और जगह जाते हैं और उसे अपने मैथमेटिक्स की रिसर्च को दिखाते हैं। इस आदमी का नाम नारायणा होता है। नारायणा उसकी रिसर्च को देखकर बहुत इंप्रेस होते हैं। वो उसे सर फ्रांसिस के पास ले जाते हैं, जिसके पास वो काम करता था, और उसे कहते हैं कि हमारा एक न्यू क्लर्क है। अब सर फ्रांसिस को रामानुज की हालत देखकर कहते हैं कि शायद ये गली में रहता है, इसे यहाँ से ले जाओ। पर तभी रामानुज कहता है कि वो नंबर्स के साथ बहुत अच्छा है, अभी मैं आपके सामने कांच के टुकड़े जैसा हूँ, लेकिन बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि मैं एक हीरा हूँ। रामानुज ऐसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कैलकुलेशन पर, अपने मैथ्स पर पूरी तरह से भरोसा होता है। और इसके बाद रामानुज को वो जॉब मिल जाती है। इसके बाद रामानुज अपनी माँ और अपनी पत्नी के लिए एक घर किराए पर लेते हैं, ताकि वो उनके साथ रह सके। अगले दिन जब रामानुज काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर कैलकुलेशन करते वक्त अबेकस का यूज़ नहीं करते। अबेकस एक पुरानी तरह का कैलकुलेटर होता है। और जब मिस्टर नारायण उससे पूछते हैं कि तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तब रामानुज कहते हैं कि इससे फास्ट मैं अपने दिमाग में कर लेता हूँ। और ये देखकर नारायण बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जब सर फ्रांसिस्को यहाँ पर आए तो उनके सामने इसे यूज़ करने का ड्रामा कर लेना, यानी कि उनके सामने नाटक कर लेना कि तुम अबेकस का यूज़ कर रहे हो। कुछ दिन काम करने के बाद रामानुज के बॉस को पता चलता है कि एक माइलस्टोन है, ये बहुत ही टैलेंटेड है। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारा काम आउट ऑफ इंडिया लेकर जाऊँगा, किसी से इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। और जब रामानुज ये बात अपनी माँ और अपनी पत्नी को बताता है, शायद उसे विदेश जाने का मौका मिलेगा, तो ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। पर उसकी माँ कहती है कि हम एक ब्राह्मण हैं और हम समुद्र पार नहीं कर सकते। इस बात से रामानुज बहुत निराश हो जाते हैं। लेकिन रामानुज के साथ काम करने वाले नारायण से बोलते हैं कि तुम्हारा काम तुम्हारे साथ नहीं बनना चाहिए, ये बेमिसाल है, हमें इसे पब्लिश करना चाहिए। इसलिए रामानुज अपने काम की कुछ कॉपी G.H. हार्टी को, जो कि यूनिवर्सिटी के एक फेमस मैथमेटिशियन थे, उन्हें भेजते हैं। G.H. हार्टी को रामानुज का काम बहुत पसंद आता है, वो इस काम में इंटरेस्ट लेते हैं। G.H. हार्टी को रामानुज का काम इतना पसंद आता है कि वो उसे इंग्लैंड बुला लेते हैं। रामानुज ये बात अपनी पत्नी को बताते हैं, तो वो कहती है कि ये करना हमारे लिए मना है, हम समुद्र पार नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हमारे बच्चों में से कोई भी शादी नहीं करेगा, हमसे कोई भी बात नहीं करेगा। रामानुज कहता है मुझसे कोई बात ना करे तो ना करे, तुम मुझसे बात कर लेना। तब उनकी वाइफ कहती है कि मुझसे वादा करो, वहाँ जाने के बाद आप जल्द से जल्द मुझे बुला लोगे। रामानुज कहते हैं ठीक है। अब रामानुज को अपने बाल, अपनी चोटी भी कटवानी है। वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि इसे काट दो। हालांकि आज के समय में आम बात है, लेकिन 20th सेंचुरी में ब्राह्मण अपनी चोटी, अपने बाल नहीं कटवा सकते थे, और अब उनकी पत्नी उनके बालों को काट देती है। रामानुज के बाल कटे हुए देखकर उनकी माँ को बहुत दुख होता है, क्योंकि एक ब्राह्मण के बाल कटना पूरे समाज में उसकी बदनामी होती है। लेकिन फिर भी उसकी माँ उसका साथ देती है। और जब रामानुज इंग्लैंड जा रहे होते हैं, तो उनकी माँ उसे कहती है कि अपने प्रार्थना को कभी मत भूलना, कभी भी अशुद्ध मत खाना, यानी कभी नॉनवेज मत खाना। और फिर रामानुज अपनी पत्नी और माँ से अलविदा कहते हैं। और अब रामानुज इंडिया के एक शहर मद्रास से इंग्लैंड की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज तक पहुंच जाता है, जहां पर हर बच्चे के पढ़ने का सपना होता है। रामानुज को बुलाने के इस फैसले पर यूनिवर्सिटी में किसी को भी G.H. हार्टी का फैसला सही नहीं लगता। उन्हें लगता है कि रामानुज झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी फॉर्मूले रामानुज ने सॉल्व किए होते हैं, उनका रामानुज के पास कोई प्रूफ नहीं होता। अब रामानुज G.H. हार्टी से मिलता है और फिर उसे वो कहते हैं कि हम कल सुबह 10 बजे मिलेंगे, ताकि हम आगे काम कर सकें। अगले दिन रामानुज G.H. हार्टी के रूम में जाता है, और आज उसने शूज़ नहीं पहने, आज उसने चप्पल पहनी होती है, क्योंकि उसे शूज़ पहनने की आदत नहीं होती। अब वहाँ पर लिटिल वुड भी होता है। लिटिल वुड G.H. हार्टी के साथ ही काम करते हैं। अब G.H. हार्टी रामानुज को कहते हैं कि तुम्हें कुछ लेक्चर्स अटेंड करने होंगे, क्योंकि जो भी तुम्हारी थ्योरीज है तुम्हें उसे प्रूव करना होगा, ताकि इस काम को दुनिया तक पहुँचाया जा सके और आसान भाषा में ये सबको समझाया जा सके। रामानुज को इस वक्त ये सब बहुत कैजुअल ले रहे होते हैं। रामानुज उन्हें बताता है कि जो भी उन्होंने भेजा था वो बस उनके काम का एक सैंपल था, मेरे पास इससे भी ज़्यादा है।
जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और इसके बाद वो उन्हें एक नोटबुक देते हैं जिसमें उन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले लिखे होते हैं और बहुत सारी थ्योरीज भी लिखी होती है। और जब जे.एस. हार्डी और लिटिलवुड उसे देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। तब रामानुज एक और नोटबुक निकालते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास एक और है। और ये सारी की सारी डिस्कवरी रामानुज ने खुद की थी। अगले दिन रामानुज एक क्लास में जाते हैं और वहाँ पर एक बोर्ड पर मैथमेटिशियन की एक थ्योरम लिखी जाती है। लेक्चरर रामानुज से पूछते हैं कि क्या तुम इसे समझते हो? तो रामानुज कहता है हाँ। वो कहता है लेकिन तुमने कोई नोट्स नहीं लिए, अगर तुम समझते हो तो ये सोल्व करके दिखाओ। और रामानुज कुछ ही पल में उस थ्योरी को सोल्व कर देता है। लेक्चरर पूछता है कि तुमने कैसे किया, जबकि मैंने थ्योरम को पूरा लिखा भी नहीं था। तो रामानुज कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैंने बस कर दिया। इसके बाद लेक्चरर क्लास ख़त्म कर देता है और कहता है कि दोबारा मेरी क्लास में कभी मत आना, निकल जाओ यहाँ से। और इस तरह वो रामानुज को क्लास से निकाल देते हैं। और जहाँ पर रामानुज को उसके काम के लिए अप्रिशिएशन मिलना चाहिए था, वहाँ पर उसकी इंसल्ट की जाती है। इस भेदभाव से रामानुज बहुत दुखी होते हैं। और जब रामानुज जे.एस. हार्डी के पास जाते हैं तो जे.एस. हार्डी उससे पूछते हैं कि तुमने उस थ्योरम को प्रूफ कैसे किया था, तुम्हें कैसे पता चला जो लेक्चरर ने बोर्ड पर लिखी थी? रामानुज कहते हैं कि वो अपने आप उसके दिमाग में आ गई थी, मुझे नहीं पता। रामानुज कहता है कि हमें प्रूफ ढूंढने के लिए अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है, हमारे पास सारे फॉर्मूलाज हैं। जे.एस. हार्डी कहते हैं कि मैं तुम्हारे सारे काम देख सकता हूँ और मुझे तुम्हारी वैल्यू पता है, लेकिन औरों को समझाने के लिए, औरों को बताने के लिए हमें प्रूफ की ज़रूरत होती है। इसके बाद जे.एस. हार्डी उसे बाहर लेकर जाते हैं और वहाँ पर एक न्यूटन की किताब होती है। वो उसे बताते हैं कि न्यूटन की एक किताब हमारा मार्गदर्शन करती है क्योंकि उसमें लिखी हर बात प्रूफ है जो कि डिटेल में है, जबकि तुम्हारी किताबों का कोई डिटेल नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। और तुमने जो भी डिस्कवरी की है हमें उसका प्रूफ चाहिए, डिटेल चाहिए। और अगर तुमने उनकी डिटेल लिख ली तो मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम्हारी किताबें भी इस जगह पर रखी जाएंगी। दरअसल प्रूफ का मतलब ये होता है कि जैसे रामानुजन ने किसी भी थ्योरम को सुलझाया तो उसे उसका स्टेटमेंट देना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का रीज़न क्या है। और ये सारे रीज़न ऑथेंटिक होने चाहिए, तभी रामानुज के काम को दुनिया और मैथमेटिशियन एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि रामानुज तो वो सब कर सकते हैं लेकिन उसे कोई और नहीं कर सकता। दूसरे तभी कर सकते हैं जब हर एक चीज़ का प्रॉपर प्रूफ होगा। और अब हार्डी की बात को रामानुज समझ जाते हैं और इसके बाद वो अपने काम में जुट जाते हैं और कुछ थ्योरम को प्रूफ भी कर देते हैं, लेकिन उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं। मिस्टर हार्डी उसकी हेल्प करते हैं, जिसके बाद रामानुज की पहली मैथमेटिशियन डिस्कवरी पब्लिश होती है और उसमें उसकी फ़ोटो भी लगती है और उसमें उनकी फ़ोटो न्यूज़पेपर में भी छपती है और ये बात इंडिया तक पहुंच जाती है, जिससे रामानुज के पत्नी और माँ बहुत खुश होते हैं। अब सब सही चल रहा था, तभी इंग्लैंड में जंग छिड़ जाती है। रामानुज जानकी को पत्र भेजता है, यानी कि अपनी पत्नी को पत्र भेजता है और उसमें लिखता है कि इंग्लैंड में जंग शुरू हो गई है और ऐसे में उसका यहाँ पर आना ठीक नहीं होगा। पर जानकी ठान लेती है कि वो इंग्लैंड जाएगी और इस बात की सूचना देने के लिए वो रामानुज को एक चिट्ठी लिख देती है जो उस तक कभी नहीं पहुंच पाती क्योंकि उसकी माँ ने उसे छिपा दिया था। रामानुज की माँ को लगता था कि अगर रामानुज की पत्नी वहाँ से चली गई तो रामानुज कभी वापस नहीं आएगा। और अब इंग्लैंड में जंग की वजह से लिटिलवुड भी जंग में शामिल होना चाहते हैं। लिटिलवुड रामानुज को बहुत पसंद करता था क्योंकि वो उसकी क्षमता को जानता था। जाने से पहले वुड एक चिट्ठी हार्डी को लिखता है कि तुम्हारे पास रामानुज है, ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है और हमें इसे जैकोबी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैकोबी अपने वक्त में बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। वुड कहता है कि हमें रामानुज को न्यूटन से कंपेयर करना चाहिए और अब रामानुज तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा और जो भी उसका काम है वो दुनिया के सामने लाना होगा। अब हार्डी भी रामानुज की हर तरह से मदद करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक माइलस्टोन है और ये मैथमेटिक्स की सारी हदों को पार कर सकता है। लेकिन जंग के माहौल में रामानुज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, उसे रेसिज्म को फेस करना पड़ता है, उसे पुलिस की द्वारा बिना किसी वजह से पीटा जाता है। और फिर भी रामानुज इस माहौल में अपने काम को जारी रखते हैं। धीरे धीरे रामानुज की तबीयत खराब होने लगती है और जब डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें ट्यूबरकुलोसिस है। रामानुज ये बात जे.एस. हार्डी को नहीं बताता। साथ ही हार्डी ने मेंबर ऑफ सोसाइटी में रामानुज के लिए जो अपील की थी वो भी खारिज हो जाती है। रामानुज अब चारों तरफ से परेशानियों से घिरा हुआ था। इन सब बातों से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन के आगे कूद जाता है। लेकिन इससे पहले वो ट्रेन के नीचे आता, ट्रेन कंडक्टर उसे देख लेते हैं और ट्रेन को रोक देता है। इसके बाद रामानुज को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ पर जे.एस. हार्डी भी आते हैं और अब हार्डी को पता चलता है कि रामानुज को ट्यूबरकुलोसिस है और वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। डॉक्टर हार्डी को बताते हैं कि अगर कोई रामानुज को बचा सकता है तो वो है प्रेयर्स, यानी कि भगवान की प्रार्थना। इसके अलावा उनका कोई और इलाज नहीं है। वहीं हार्डी को ये नहीं पता था कि रामानुज की ज़िंदगी में इतनी सारी मुसीबतें चल रही हैं। वो कहते कि तुम्हें अगर मुझे बताया होता तो मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकता था।
रामानुज को वो ये भी बोलते हैं कि मैं एक अच्छा दोस्त नहीं हूँ, मैं कभी भी नहीं बना, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मैथमेटिक्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद रामानुज ये साडियो कहते हैं कि आपको पता है कि मुझे मैथमेटिक्स के नए नए आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं। वो कहते हैं कि मेरे ईश्वर से, मेरे ईश्वर नामागिरी से। वो मुझे बताते हैं जब मैं सोता हूँ, जब मैं जागता हूँ, जब मैं प्रे करता हूँ, वो सारे फार्मूलाज मेरे दिमाग में डाल देते हैं। क्या आप उस पर विश्वास करोगे? तब हार्डी कहते हैं मैं गॉड पर विश्वास नहीं करता, मैं ऐसी किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करता जिसे मैं प्रूफ ना कर पाऊँ, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है। रामानुज उन्हें थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं कि मैं जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करना चाहता हूँ जो मैंने शुरू किया है, और इसके बाद मैं अपने देश, अपने घर में वापस जाना चाहता हूँ। और आप मुझसे वादा कीजिए, चाहे मैं कहीं पर भी मरूँ, आप मुझे वापस मेरे देश में लेकर जाएंगे। इस पर हार्डी कहते हैं कि तुम्हें मरने की इतनी जल्दी क्यों है, तुम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले। रामानुज इस वक्त बीमार होते हैं, कमज़ोर होते हैं, पर फिर भी पार्टीशन थ्योरी के प्रूफ पर वो काम करते हैं और वो अपने काम को कंप्लीट कर लेते हैं। और उनका काम देखकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बड़े से बड़े मैथमेटिशियन, बड़े से बड़े लेक्चरर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रामानुज का काम बेमिसाल होता है और किसी को भी यकीन नहीं था कि वो इस काम को कर सकते हैं। और अब हार्डी फिर से चाहते हैं कि रामानुज को रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप मिल जाए, और इस बार उन्हें फेलोशिप मिल जाती है। हालांकि अभी भी कई लोग नहीं चाहते थे कि रामानुज को फेलोशिप मिले, क्योंकि वो एक इंडियन है, पर G.S. हार्डी के प्रयासों से उन्हें ये सम्मान मिल जाता है, जो कि उनके लिए उनकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और इसके लिए रामानुज को वहाँ बहुत सम्मान दिया जाता है, और ये सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े दिग्गज होते हैं। और इसके बाद रामानुज जी हार्डी को अलविदा कहते हैं, क्योंकि वो अपने देश, अपने घर वापस आना चाहते हैं। पर G.S. हार्डी को इस बात का बहुत दुख होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रामानुज वापस आए। वो चाहते थे कि वो उसके साथ काम करे, वो उन्हीं के साथ रहे, लेकिन उसे अपने परिवार के पास जाना था। और अब रामानुज अपने देश इंडिया वापस आ जाते हैं, लेकिन वापस आने के बाद वो बीमारी से नहीं जीत पाते और 1 साल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब उनकी मौत की खबर G.S. हार्डी के पास पहुंचती है तो उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, बहुत महत्वपूर्ण दोस्त खो दिया था, क्योंकि वो रामानुज के काम से बहुत प्रभावित थे। लेकिन अब रामानुज इस दुनिया में नहीं रहे। मात्र 32 साल की उम्र में रामानुज ने इस दुनिया को छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने जो मैथमेटिक्स की दुनिया में काम किया था, उस काम को हमेशा याद रखा जाएगा। सन 1920 में रामानुज की मृत्यु हुई थी, और सन 1976 में उनकी एक खोई हुई नोटबुक मिलती है, जिसमें ग्राउंड ब्रेकिंग फार्मूलाज भी लिखे थे। और आज उन फार्मूलाज के इस्तेमाल से ब्लैक होल के बिहेवियर को समझने की कोशिश की जाती है। ये फार्मूलाज उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय में लिखे थे। रामानुज और G.S. हार्डी ने मिलकर 5 साल तक काम किया था, और उन्हें इस काम के लिए बुलाया नहीं जा सकता। तो ये थी कहानी रामानुज की, एक हिंदुस्तानी दिग्गज की। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।